नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। आज सुन रहे हैं आप एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 29वां और अंतिम एपिसोड। इसके सारे एपिसोड्स आई बटन पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके दोनों पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर इस कहानी को पूरा सुन सकते हैं। आपको यह कहानी और उपन्यास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आज मैं इस नॉवेल का अंतिम भाग अपलोड कर रहा हूँ। आज सभी का इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मज़ेदार उपन्यास और कहानियाँ सुनने को मिलते रहें। चलिए हम इस उपन्यास के अंतिम भाग को सुनते हैं। विराट ने पांचों पापियों की स्टेटमेंट दर्ज कराकर उन्हें घर जाने को कह दिया, जबकि नैना और मनीराज को अलग अलग लॉकअप में डाल दिया गया। उस काम से फायरिंग होकर वह जोशी के साथ अपने कमरे में आ बैठा। फिर चाय और सिगरेट की जुगलबंदी शुरू हो गई। कैसी रही जोशी साहब? कमाल की सर, बेमिसाल, हैरत अंगेज। हालांकि एक दो बार नैना पर शक बराबर गया था मेरा, लेकिन हर बार यही सोचकर नज़रअंदाज कर गया कि अगर कातिल वह होती तो कम से कम राहुल का कत्ल नहीं किया गया होता। मैं तो सोच भी नहीं पाया कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले रही थी। मगर आपको उस पर शक कब हुआ? तभी जब हरिद्वार से लौटकर हवेली पहुंचे पापियों को हिरासत में लेने के बाद अगली सुबह उनसे पूछताछ कर रहे थे। सबने बताया था कि मधु के साथ साथ नैना पर भी हमला हुआ था। उसका सिर बुरी तरह से फट जाने और खून के बहने के बारे में भी सुनने को मिला था, जबकि फॉरेंसिक टीम पहले ही दावा कर चुकी थी कि हवेली के फर्श पर मिले खून के धब्बे किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। कमाल है, इतनी बड़ी बात सूझ चुकने के बाद भी आपने उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि शक कोई साबित कर दिखाने जैसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर ये क्यों भूल जाते हो कि तब तक मरी सिर्फ मधु थी, जिसकी हत्या की नैना के पास दूर दूर तक कोई वजह नहीं दिखाई दे रही थी। न ही पापियों की बताई घटनाओं का कोई और छोर हमारी समझ में आ रहा था। ऊपर से जिसे देखो वही चंद्रशेखर महाराज के प्रेत की कथा कहने में जुट जाता था। और सबसे बड़ी बात यह कि हम नैना को गिरफ्तार तो कर सकते थे, मगर आगे उसे हिरासत में रख पाना या इंट्रोगेट कर पाना हमारे वश से बाहर की बात थी, क्योंकि सबूत कोई नहीं था उसके खिलाफ। रही बात उसके सिर पर लगी चोट की, तो उस मामले में उसे झूठा साबित करके भी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला था। वह यही कह देती कि अपने दोस्तों के साथ मजाक किया था उसने, तब क्या बिगाड़ लेते हम उसका। फिर हमारे पास इस बात का भी तो कोई जवाब नहीं था कि जो हुआ था उसे करने वाला वह हॉल में बैठे बैठे कैसे कामयाब हो गई। मैं समझ गया सर। इसके विपरीत मान लो हम उसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल देते या कोर्ट में पेश करते, जहां उसे जुडिशनल कस्टडी में भेज दिया जाता, या हम रिमांड हासिल करने में भी कामयाब हो जाते और उसी दौरान नैना के साथ मिलकर रचे गए षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए मनीराज, सैंडी और रोहतास का कत्ल करवा देता। फिर क्या होता? नैना हमेशा हमेशा के लिए शक के घेरे से बाहर हो जाती। एग्जैक्टली। फिर मुझे इस बात का भी पूरा यकीन हो चुका था कि कातिल अकेला नहीं था। हवेली में जिस तरह की घटनाएं घटित हुई थी वह किसी अकेले इंसान का किया धरा हरगिज भी नहीं हो सकता था। यही वजह रही कि मैंने कभी किसी के साथ सख्ती नहीं की, ना कि मैंने उनके दौलतमंद घरानों से होने का खौफ खा गया था। और कत्ल के मोटिव की तरफ कब ध्यान गया आपका? कल रात जब अरशद ने हमें बताया कि राहुल की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, तभी मैं समझ गया कि अगली बार रोहतास या सैंडी में से किसी की भी हो सकती थी। अफसोस कि हम उन दोनों को बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाए। सैंडी को तो चलिए भूत प्रेत वाले ड्रामे का शिकार बनाया गया था, मगर रोहतास वह क्या इत्तेफाकन मारा गया? असल बात तो नैना को इंट्रोगेट करने के बाद ही सामने आ पाएगी, मगर अंदाज़ा मेरा ये है कि हॉल में फैले धुएं का फ़ायदा उठाते हुए या तो खुद नैना ने रोहतास को गोली मार दी थी, या फिर उस शख्स ने जिसने रस्सी के सहारे लटककर सैंडी पर हमला किया था और बाद में उसे ऊपर उठा ले गया था और रस्सी खींचने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। उसके लिए उस चरखी का इस्तेमाल किया गया था जो कि हमें मर चुके चारों
मुंबई वासियों में से एक के बैग में से मिली थी। यही बात है, क्योंकि उस चरखी का और कोई इस्तेमाल तो नहीं दिखाई दे रहा। बाद में चारों हत्यारों को पापियों द्वारा गोली मार देने के बारे में आपका क्या विचार है? क्या नैना ने उकसाया होगा उन्हें? जिस तरह का मिजाज उन सब ने पाया है उसमें दोनों ही बातें मुमकिन हैं। पहली यह कि चारों ने गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया था, और दूसरी ये कि नैना किसी तरह उन्हें उकसाने में कामयाब हो गई थी। उनके पीछे गाड़ी भगाकर तो जयदीप ले गया था सर, और तब इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि नैना उसको ब्रेन वॉश कर पाती। हाँ, आगे बाइक पर भागे जा रहे लोगों को ठोक देने के लिए ललकारा बराबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसी के कहने पर घायलों को गाड़ी में डालकर सब आगे बढ़ गए हों। हो सकता है। वैसे जयदीप से कुछ कराने के लिए नैना को उसका ब्रेन वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने तो बस गाड़ी उनके पीछे दौड़ाने को कहा भर था, जो कि सेकेंडों का काम था। लड़के को नैना के रूप में अपना सौभाग्य जो दिखाई देता है, ऐसे में उसके कहे को फॉलो करने से इनकार कैसे कर सकता था? नैना जेल चली गई सर, तो जयदीप का सौभाग्य तो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बदल गया समझो, क्योंकि जेल में तो मैं नैना और मनीराज दोनों को भिजवा कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अच्छा ये बताइए सर कि मनीराज पर आपको कब शक हुआ? बीती रात, जब मैंने सड़क पर पड़ी चारों लाशों का मुआयना किया। मुझे क्योंकि वो सब सर्कस से जुड़े नजर आ रहे थे, इसलिए सहज ही मेरा ध्यान मनी की तरफ चला गया। फिर जल्दी पूरा मामला दिन के उजाले की तरह मेरे जहन में साफ होता चला गया। कुछ भी हो सर, एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? जाल बड़ा ही भयानक बुना गया था। गलत सोच रहे हो। क्यों सर? जाल इसलिए भयानक नहीं था क्योंकि उसकी बुनावट उलझी हुई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे बुनने वाला हाई सोसाइटी के लोग थे, जो कि अगर ना होते तो जैसे कि मान लो आठों पापी मंडली या लोअर क्लास से होते, तो हम मधु की हत्या के बाद ही सबको धर दबोचते और इंट्रोगेट करने में भी कामयाब हो जाते। उन हालात में नैना आखिरकार तो टूट ही जाती। फिर उसके मुंह से मनीराज का नाम उगलवाते भी हमें ज़्यादा देर नहीं लगी होती, बल्कि उसकी भी क्या ज़रूरत थी। हमें ज्यों ही ये पता लगता कि मनीराज मधु से शादी नहीं करना चाहता, मगर उसका बाप जिद पर अड़ा हुआ था, कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाती कि मधु का कत्ल उसी ने किया था। और तब क्योंकि वह बहुत ही आम लड़का होता, इसलिए जमकर ठुकाई करते और तुरंत सारी असलियत बाहर आ जाती। ठीक कहते हैं आप। कमज़ोर पर हर किसी का जोर चलता है, और ख़ासतौर से हमारे डिपार्टमेंट का। जबकि मौजूदा केस में तो हाल ये था कि किसी से ढंग से पूछताछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह तो जाने कैसे आपके अंदर का शैतान जाग उठा और आपने अरशद को उठा लिया, वरना तो राहुल की मौत से पर्दा उठना ही मुश्किल होता जा रहा था। बाकी की वारदातों के बारे में तो हम क्या सोच पाए होते। अंत भला तो सब भला जोशी साहब। अब चाय खत्म करो तो घर पहुँचे। कई दिनों से ढंग की नींद नसीब नहीं हुई है, जो कि आज मैं हर हाल में पूरा कर लेना चाहता हूँ। तत्पश्चात दोनों कप खाली करने में व्यस्त हो गए। यह उपन्यास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप सभी का इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले उपन्यास को सुन सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर इस उपन्यास को पूरा सुन सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।